इस जितने व्यापक क्षेत्र प्रशासन की इतने व्यापक क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी उन पर उसकी तुलना में संसाधन की कमी थी। जैसे प्रशासन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी थी ना, एकता के माध्यम से क्या होगा, टैक्स आएगा, उसको कलेक्शन करेगा तो उस संसाधन को पूरा होगा। तो प्रशासन के ऊपर जितने अधिक जिम्मेदारी थी, क्या लिखे आप लोग, जिम्मेदारी थी, उन पर भी उसकी तुलना में संसाधन का कम होना। ये तो पैरा चेंज करिए। दूसरा, राजपूत सामंतों के विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था पर राजपूत सामंतों के विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था पर सामंतों के विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित कर एक सुदृढ़ केंद्रीय सत्ता की स्थापना करना। स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर करने हेतु दूरवर्ती क्षेत्रों को केंद्र से जोड़ने की आवश्यकता। दूरवर्ती क्षेत्र को केंद्र से जोड़ने की आवश्यकता। और सीमाओं पर विदेशी आक्रमण से बढ़ते खतरे को रोकने हेतु विदेशी आक्रमण के खतरे को, बढ़ते खतरे को रोकने हेतु सीमाओं पर विदेशी आक्रमण के बढ़ते खतरे को रोकने हेतु। ठीक है, फिर लिखिए, विस्तृत क्षेत्र प्रभाव कृषक वर्ग से अधिशेष की वसूली। कृषक वर्ग से विस्तृत क्षेत्र में कृषक वर्ग से अधिशेष की वसूली। विस्तृत क्षेत्र में कृषक वर्ग से अधिशेष की वसूली तथा इस अधिशेष को शासक वर्ग में वितरित करना। विस्तृत क्षेत्र में क्या लिखे आप लोग? हाँ, शासक वर्ग में वितरित करना। उद्देश्य क्या हो सकता है इसका? जो एकता व्यवस्था था उसका उद्देश्य क्या था? यही था ना। तो क्या करेगा, स्वरूप कैसा होगा एकता व्यवस्था का? पहले तो जो अपने सीमावर्ती क्षेत्र को सुदृढ़ करेगा, विस्तृत टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा मिले तो क्या करेगा, कृषक वर्ग के क्षेत्र को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए तो ये कर रहा है, तो वही तो लिखवा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, उसके आगे लिखिए विशेषताएं क्या थी इसकी, एकता व्यवस्था की विशेषताएं।
इक्ता एक भूखंड था जिसे सैन्य सेवा के एवज में वेतन के बदले प्रदान किया जाता था। इसे प्राप्त करने वाला इक़्तिदार या वली कहलाता था। इसे प्राप्त करने वाला इक़्तिदार या वली कहलाता था। अब इसका स्वरूप सामंती व्यवस्था से कैसे अलग था, जागीरदारी से कैसे अलग था, इसके बारे में लिखे। स्वरूप पैरा चेंज करके स्वरूप कैसा था। देखिए, सामंती व्यवस्था में सामंत का वंशानुगत अधिकार था। सामंती व्यवस्था में सामंत का क्या होता था, वंशानुगत होता था ना, और सामंतों का हस्तांतरण नहीं होता था। ठीक है, इंग्लिश में बोल दे कोई भाई। इंग्लिश कौन कीबोर्ड कीवर्ड बोल दीजिए बस, कोई समझ नहीं आ रहा क्या होता है। क्या सामंतवाद? नहीं वो तो पता है। हाँ। सरप्लस सरप्लस आप कैसे इंग्लिश में लिखेंगे? आप सरप्लस में हिंदी थोड़ी ना पढ़ेगा, तो उसको ट्रांसलेट करिए। हाँ क्या? तो हमारा टाइम बचेगा क्या? उसको आपको 1 घंटा टाइम मिल रहा है, तो हमारे पास समय बचेगा। ठीक है, क्या बोलिए, कहाँ पे थे हम लोग? वंशानुगत होता था, और क्या उसके आगे बोल लिखे पढ़ते? हाँ, उसका हस्तांतरण नहीं होता था। इक्ता व्यवस्था में सर स्वरूप से बोलिए सर, स्वरूप टॉपिक का। स्वरूप सामंती व्यवस्था में, सामंती व्यवस्था में सामंत वंशानुगत होता था और उसका हस्तांतरण नहीं होता था। इक्ता व्यवस्था में क्या था? इक्तादार वंशानुगत नहीं होता था। क्या होता था? नहीं होता था, और उसका 3 वर्ष में हस्तांतरण होता था। ठीक है, फिर जागीरदारी में लिखिए। इक्ता तथा मुगलकालीन जागीरदारी पद्धति में मूल अंतर यह था कि इक्ता तथा मुगलकालीन जागीरदारी पद्धति में मूल अंतर यह था कि जागीरदारी को इक्ता तथा मुगलकालीन जागीरदारी पद्धति में मूल अंतर यह था कि जागीरदार को केवल भू राजस्व की वसूली का अधिकार था। भू राजस्व की वसूली का अधिकार था, और जो फाजिल सरप्लस होता था, फाजिल की बात नहीं थी। जो इक़्तिदार जागीरदारी व्यवस्था में भू राजस्व कलेक्ट करता था, लेकिन इक़्तिदारी व्यवस्था में एक सरप्लस प्रोडक्शन होता था ना, बताए थे आप लोग को, तो वैसी जैसी स्थिति इसमें नहीं थी जागीरदारों के पास। फाजिल नाम सुने ना, सरप्लस प्रोडक्शन जो होता था, तो वो उसमें था इक़्तिदारी में, लेकिन जागीरदारी व्यवस्था में सरप्लस प्रोडक्शन की बात नहीं थी। ये अंतर, मूल अंतर था। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि जागीरदारी व्यवस्था में सरप्लस प्रोडक्शन की बात थी सरप्लस प्रोडक्शन की बात, और दूसरा दे देगा कि इक़्तिदारी व्यवस्था में सरप्लस प्रोडक्शन की बात है। कथन कारण दोनों सही है। हाँ, पहला सही है, पहला दोनों सही है, दूसरा सही है, इनमें से कोई नहीं सही है, तो कौन सही रहेगा? तो इस पर्पज से हम लिखवा रहे हैं आप लोग को, जो IAS दे रहे हैं उनके लिए मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, इससे कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आप लोग क्वेश्चन कहीं से भी आएगा कर लेंगे। ठीक है, कौन बोला है? आप बोल दीजिए कोई भी इनको।
जैसे जागीरदारी व्यवस्था थी, उसमें भू राजस्व टोटल कलेक्शन था, टोटल कलेक्शन कर लेते थे और वो सीधे सुल्तान को चला जाता था। ठीक है, जो भी वहाँ का राजा होता था उसके पास चला जाता। इक्तदारी व्यवस्था में क्या था कि असेसमेंट ईयर होता था, असेसमेंट कराया जाता था। जैसे अभी 20-21 चल रहा है ना, तो 19-20 का असेसमेंट होता है फाइनेंशियल ईयर में, तो वैसे भी इक्तदारी व्यवस्था में 19-20 का असेसमेंट किया गया होगा। और उसको जैसे जो दोआब वाला क्षेत्र होता था, जैसे कुछ एरिया होते थे ज़्यादा प्रोडक्शन होता था और कुछ एरिया में कम प्रोडक्शन होता था, तो वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता था वहाँ टैक्स का थोड़ा ज़्यादा कलेक्शन हो जाता था। जब टैक्स का ज़्यादा कलेक्शन हो जाता तो उसी को फौजी बोलते थे, तो वो सीधे किसको पास जाता था? सुल्तान के पास जाता था, न कि इक्तदार के पास जाता था। यही तो हम बोल रहे हैं, समझ में आ गया ना? अब क्लियर हो गया? ठीक है, आगे लिखिए। साथ ही जागीरदार को प्रशासनिक अधिकार नहीं प्राप्त थे। हो गया? अब फिर आप देखिए, खालसा भूमि तथा इक्ता भूमि में क्या अंतर था? खालसा नाम सुने? खालसा भूमि भी होती थी। अभी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल ही, तो उसमें आएगा खालसा भूमि तथा इक्ता भूमि के स्वरूप में क्या अंतर था? क्योंकि अब पीसीएस में भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने लगे हैं, पैटर्न चेंज हो चुका है। ठीक है, खालसा भूमि की आय लिखिए। जो खालसा भूमि होती थी उसकी आय सुल्तान के लिए सुरक्षित रखा जाता था। जो कुल खालसा भूमि भी होती थी उसकी जो भी आय होती थी वो सीधे किसके पास जाता था? सुल्तान के पास। जैसे हमारे यहाँ जीएसटी है ना, तो जीएसटी केंद्र के पास जाता है ना, वैसे ही पूरी जो भी कलेक्शन होता था खालसा भूमि से, वो खालसा भूमि होती थी जो भूमि उपजाऊ होती थी, जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा टैक्स के कलेक्शन हो जाता था उसी को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया था। और वहाँ से जो भी मतलब इनकम होता था, जो भी टैक्स कलेक्शन होता था, वो सीधे किसके पास जाता था? सुल्तान के। लेकिन इक्तदारी व्यवस्था में क्या था? सिर्फ 20% ही सुल्तान को जाता था और 80% इक्तदार के पास। यही अंतर था। मतलब अगर आप लोग के पास अब हमारे ख्याल से ये सब क्या थे? टैक्स लेने का एक माध्यम था। ये उत्तर काल में था, सामंतवादी व्यवस्था का प्रचलन हुआ था। इक्ता व्यवस्था को गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत में आता है, जागीरदारी मुगल काल में आता है और खालसा भूमि भी मुगल काल में थे। हैं? ठीक है, तो इसमें क्या होता था? एक एक करके बोले। सामंतवादी व्यवस्था में क्या था? पहला क्या था? दूसरा स्थानांतरण। इतना अंतर समझ में आ गया?
फिर एकता व्यवस्था में क्या था? वंशांगत नहीं था और हर 3 वर्ष स्थानांतरण किया जा सकता था और सुल्तान की इच्छा पे निर्भर था। ऐसा आईएएस में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, ठीक है। अब जागीरदारी व्यवस्था में क्या था, क्या अंतर रहेगा? एकता व्यवस्था और जागीरदारी व्यवस्था में क्या अंतर रहेगा? हाँ, जो भी कलेक्शन होता था, टैक्स जो भी आता था वो किसको जाता था? सुल्तान को जाता था। और इसमें क्या था? जब सुल्तान को और 80% किसके पास जाता था? अंतर समझ में आ रहा है अपना? खालसा भूमि में क्या होता था और इसमें क्या, और क्या अंतर था इसमें? प्रशासनिक अधिकार, ठीक है, जागीरदारों का प्रशासनिक अधिकार नहीं थे। और खालसा भूमि में क्या है? सिर्फ टैक्स का एक माध्यम था खालसा भूमि, ठीक है। अब समझ में आ गया पूरा कंप्लीट है आप लोग को? सर जागीरदारी वाले में, जागीरदारी व्यवस्था में वेतन के बदले दिया जाता था। हाँ हाँ, सब वेतन के बदले ही दिया गया। कलेक्शन सुल्तान के पास कैसे जाएगा? हाँ, सर टैक्स कलेक्शन तो जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देने की प्रथा शुरुआत कर दी थी, तो वैसे ही वहाँ पे फिर वो परंपरा चली आती रहती है। जब जागीरदारी संकट पर आएंगे तो उस समय आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इतना भी समझिए, ठीक है। पहली बार नगद वेतन कौन देता है? वो क्या करेगा, सब बंद करके अपने पास लेगा कि नहीं लेता? इतना तो कंसेप्ट क्लियर होगा आप लोग को। तो वहीं से व्यवस्था फिर चेंज हो जाती है, तो वहीं से जागीरदारी व्यवस्था और खालसा की शुरुआत होती है। और वही चेंज होकर फिर मनसबदार वो उसमें आ जाता है, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और मालवाड़ी। ये टोटल जितने भी सिस्टम है, ये कलेक्शन का, टैक्स कलेक्शन का सिस्टम था, ठीक है। समझ में आ गया हमने? अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा? 50% टैक्स लगा देता है, लगाता है कि नहीं? लगाता है। और वो नगद वेतन देना सैनिकों को शुरू कर देता है। दाग और चेहरा की प्रथा शुरुआत कर देती है। तो उसने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे रिफॉर्म करता है, ठीक है। मार्केट सिस्टम को डेवलप करता है, सैनिकों के लिए कुछ करता है। तो ये सब सिस्टम जब अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे तो उसको हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हमने आपको कल एक कहानी सुनाई थी, जैसे हम लोग नेवसर से आ रहे हैं, ठीक है। एक मर्सिडीज गाड़ी से आता है और एक साइकिल से आता है। साइकिल वाला क्या करता है, आर्यनगर होके जाता है, वहाँ पे आर्यनगर होके फिर जाता है धर्मशाला, और धर्मशाला से घूमते घूमते यहाँ पर डेवलपमेंट बिल्डिंग पे आता है। और ये जो मर्सिडीज गाड़ी वाला है सीधे आता है, ये क्या बोलते हैं, रुस्तमपुर डाला, और रुस्तमपुर डाला से बेतियाता के चला आता है, ठीक है। तो ये बताइए कि मर्सिडीज वाला पहले पहुंचेगा कि साइकिल वाला, ठीक है। तो हमने यही बताया था कि अगर आप भटकेंगे और टू द पॉइंट नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए